स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। जो लोग अभी जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की, मध्य प्रदेश में भी जो पोस्ट निकली है, इसमें कई सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, बाहर से भी लोग फॉर्म भर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो काफ़ी सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि MBA लेवल के, इंजीनियरिंग लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोग जो अभी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रयास में लगे हुए हैं, सबके सब इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने लेवल पर पूरी मेहनत करनी है, और अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। हम जेल प्रहरी से रिलेटेड सारे आपको जो जितने भी स्टडी मटेरियल है, पुराने पेपर हैं, नए पेपर हैं, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। साथ में और भी कई सारी स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आपको चैनल से जुड़ने के बाद आपको और भी कई सारे हमारे लिंक दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी मटेरियल भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं 2015 के एग्जाम में। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो तो दिया तो गया है सिलेबस अप टू 10th क्लास, लेकिन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हायर क्लासेस के भी। और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। और इस बार क्या होना है कि 20 क्वेश्चन आने हैं, टोटल पेपर 100 मार्क्स का ही होना है। पहले 200 का होता था, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आते थे, तो क्वेश्चन वो 10th से हाई लेवल के भी पूछते थे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप पुराने पेपर्स को देखते हैं और जो अभी आपके पास समय है उसमें आप रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो तैयारी करनी है वो आपको करंट अफेयर और आपको जो जनरल नॉलेज है, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपका इसमें निकल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, एक मार्क्स पे आपको फाइट करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करते हैं, इसमें सीधे चलते हैं जो हम साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से आता है, यानी फोटोसिंथेसिस यानी जो पौधे खाना बनाते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, और उसमें ग्लूकोज जनरेट होता है, क्योंकि फूड वगैरह जो होते हैं उसमें उन सब में ग्लूकोज होता है, जो अपना जो भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। स्टोर किस में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन वो ग्लूकोज बनता कहाँ से है, ग्लूकोज का एक्चुअली फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन है। अभी ऑक्सीजन आया कहाँ से, वाटर का फार्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यहाँ पे दोनों दिया हुआ है कि दोनों से ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई होती है, और एक ऑक्सीजन इन एयर, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है वहाँ से O2 आता है। तो एक्चुअली O2 आता कहाँ से है, तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें वाटर जरूरी होता है। आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक हो गया सनलाइट, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड वाटर। देखिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, वाटर के साथ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो हरित लवक उसमें जो होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, प्लस साथ में सनलाइट। अब इतनी चीज़ें अगर हों तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो जाती है, फिर ग्लूकोज का फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन कहाँ से मिला, सीधी सी बात है वाटर से मिला, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो ग्लूकोज मिला इसको वाटर से मिला, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। मोस्टली पुराने क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके लिए भी तैयार रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाबोलिक प्रोसेस इज, यानी अपचयी अभिक्रिया क्या है। अपचयी अभिक्रिया मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, या आप जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया किस प्रोसेस में होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल के एब्जॉर्प्शन में नहीं, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में आप सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज़ को यहाँ पर रिलीज नहीं करते हैं। एसेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण में तो इसमें भी आप नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटेंड करते हैं। रेस्पिरेशन श्वसन, यानी जो फेफड़ों में क्या होता है कि बाहर की आप सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ब्लड में, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आती है बाहर, और हम एयर अपने जो नाक है, जो मुंह है, उससे हम बाहर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और एसिमिलेशन इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रेस्पिरेशन। आपको बस याद रखना है कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो पार्ट हैं 10th क्लास में नहीं, कुछ हायर क्लासेस में है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे फिलहाल रेस्पिरेशन ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद नहीं रखना, आपको याद रखना फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसफर करता है फूड यानी भोजन
और भोजन ट्रांसफर करता है तो बचा वाला जो पोर्शन है वो होता है जल। तो दो ही चीज ज्यादा जरूरी होती है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जाइलम फोलेम का काम हो गया फूड, पी से समझ में आ रहा है फूड, हालांकि पी से भी आप फूड लिख सकते हो, पीएच से लिख सकते हो और एफ से, तो ये थोड़ा सा इसका फर्स्ट पोर्शन और इसका फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे रिजेंबल होता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे जाइलम जो है फिर जो बचा वो जल का काम करता है। दो ही नाम होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, जाइलम और फोलेम में, ठीक है। एक क्लास 9th का क्वेश्चन है, एक क्लास 9th का पार्ट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लास 8th में भी है एनसीईआरटी की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा टेक प्लेस इन, यानी अमीबा में जो संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है, जो संकुचित होती है तो वो अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होती है, ठीक है। संकुचित होना फिर फैलना, संकुचित होना फिर फैलना, जिस तरीके से स्नेक करता है, जिस तरीके से आपका केचुआ करता है, ठीक है। लेकिन ये बड़े जीव है, मल्टी सेलुलर है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमीबा की, यानी जो अकेला जीव है तो उसमें जो रिक्तिका होती है उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर पूरा फैलती हैं, तो उसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कराना। तो इसका काम होता है लोकोमोशन, या लोकोमोशन यानी होता है भ्रमण, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। तो बाकी जो ऑप्शन है डाइजेशन, इसका यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ फूड नहीं होगा, और ऑस्मो रेगुलेशन भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी परासरण का नियम भी नहीं होगा इसमें। तो इसका सही आंसर होगा आपका लोकोमोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, प्रकाश संवेदी अंग स्थित होते हैं, यानी बॉडी में हमारा प्रकाश से रिलेटेड लाइट को कौन सा जो पार्ट है वो सेंसिटिव होता है लाइट के प्रति। तो सीधी सी बात है कि माउथ नहीं होता, ईयर नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, तो आई होता है। यानी ज़्यादा आंख पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो आपकी आंख थोड़ी सी पतली छोटी हो जाती है, अपनी जो आइरिस होती है वो फैल जाती हैं और पिपिल को छोटा कर देती हैं, और जब कम लाइट होती है तो वही आइरिस थोड़ा सा क्या होती है कि पीछे खिसक जाती है और पिपल का साइज बड़ा हो जाता है जिससे ज़्यादा लाइट अंदर आए। तो आई जो होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है, यानी ज़्यादा प्रकाश के प्रति हमारे लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल फ्यूजन ऑकर इन, मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, बहुविखंडन किस में पाया जाता है, ठीक है। यानी मल्टीपल फ्यूजन, फ्यूजन मतलब टूटना और मल्टीपल पार्ट में टूटना, तो ऐसा होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। एक क्लास 9th का क्वेश्चन है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्लास 9th यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और बायोलॉजी का पार्ट है, ज़्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया और यूग्लिना और जो पैरामीशियम है, इनका जो प्रोसेस है वो बहुविखंडन का नहीं है, ठीक है। इनका अलग तरीके से होता है, लेकिन जो बहुविखंडन है, बहुविखंडन मतलब मल्टीपल पार्ट्स में टूटना, वो प्लाज्मोडियम में ही यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है। तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि ग्रेगर मेंडल ने मटर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, और अलग अलग मटर प्लांट को मिक्स करके उन्होंने अलग अलग मटर प्लांट को फिर से प्रोड्यूस किया था। तो उन सब का जो स्टडी किया इन्होंने, तो यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने किया, ठीक है। तो मेंडल ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने अनुवांशिकी यानी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी हमारे चारों तरफ जो ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो ज़्यादा वेस्ट जो जनरेट होने का, यानी अपशिष्टों के अधिक उत्पाद का क्या कारण है, ज़्यादा अपशिष्ट क्यों बनते हैं। तो पहला यूज एंड थ्रो पॉलिसी, यानी यूज करो फेंक दो। दूसरा है इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ज़्यादा फूड का मात्रा बढ़ जाना, यानी खाने के लिए आपके घर में ज़्यादा सामान हो गया इसलिए आप कचरा ज़्यादा फेंक रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप खाने को स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप उसके और भी कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, आप अपनी जो इनटेक कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। और अगर ऐसा होता कि ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी हो रही है तो बहुत सारे लोग भूखों नहीं मरते। तो ये वाला आंसर जो होगा यहाँ पर, इट्स नॉट पॉसिबल आंसर। सो नाउ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड का सब पूरे कंपोनेंट्स आप यूज नहीं करते हो इसलिए वेस्ट ज़्यादा फेंकते हो। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो जैसे कि आप सब्जी खाते हो तो सब्जी का जो छिलका होता है, सब्जी का जो जिस पौधे से सब्जी ली गई है उसके जो पत्ते होते हैं उन सब से खाद बनाई जा सकती है, मैन्योर बनाई जा सकती है। तो भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, उसको खाद बना के फिर से आप सॉइल में मिला सकते हो, और सॉइल कभी भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है, ठीक है। जितनी है सॉइल उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। इंक्रीज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट, तो जो अपशिष्टों के निर्माण में वृद्धि, यानी ज़्यादा वेस्ट का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए जो अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकल रहे हैं,
तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम अपशिष्ट पदार्थ कहीं भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं तो उनका रिसाइकल करने का प्रोसेस भी होता है। जो सबसे मेन कारण है वो है यहाँ पे यूज एंड थ्रो पॉलिसी। आप क्या करते हो, किसी एक चीज़ को एक बार यूज करते हो उसको फेंक देते हो। जैसे आपने सब्जी यूज किया, छिलका आपने कहीं फेंक दिया तो आपका कचरा बन गया, लेकिन अगर आप उसको सही जगह लगाते तो वो खाद भी बन सकता था। हालांकि बाहर भी बन जाता है, लेकिन वो सबसे पहले कचरा बनता है, उससे बाकी जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप होती हैं। आप प्लास्टिक यूज करते हो, प्लास्टिक को फेंक देते हो, लेकिन प्लास्टिक भी रिसाइकल होकर दूसरा उसका प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर आप रीयूज पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आपने बॉटल पे पानी पिया उसको फेंक दिया, ठीक है, तो ये जो मेन कारण है यही वेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। आपको रीयूज करने की पॉलिसी आपको होनी चाहिए, ठीक है। वन टाइम यूज करते हो आप किसी चीज़ को, उसको फिर थ्रो कर देते हो, तो ऐसे में तो कचरा हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि यूज करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड ग्रेजिंग इज इन ग्रासलैंड बाय हर्बीवोरस कॉजेस। शाकाहारियों द्वारा घास स्थल में अल्पचारण से क्या होगा, यानी जो शाकाहारी हैं अगर घास वाले स्थान में कम घास चरने लगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या होगा। तो रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यानी वहाँ पर घासों की वृद्धि कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घासों की वृद्धि एज यूजुअल होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यानी घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होगी, यानी जो ग्रास का जो ग्रोथ होगा वो स्टिमुलेटेड हो जाएगा, यानी कंट्रोल हो जाएगा और अपने हिसाब से वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर क्या किया कि अल्पचारण, यानी जो भी शाकाहारी पशु हैं वहाँ पर कम खा रहे हैं उसको, तो क्या होगा कि वृद्धि तो होगी, वृद्धि रुकेगी नहीं, मतलब वृद्धि तो होगी लेकिन वो स्टिमुलेटेड होगी, कंट्रोल होगी, ठीक है, थोड़ा सा उसको बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, वनस्पति ह्रास होगा, वनस्पति ह्रास बिल्कुल नहीं होगा। शाकाहारी चीज़ कभी किसी शाकाहारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा वहाँ का प्रोडक्ट यूज कर ले रहा है तो दूसरे प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा जनरली नहीं है, कोई एक चीज़ तो ग्रोथ होगी ही। अरेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यानी घासों की वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, घासों की वृद्धि कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट मिलना है वो नीचे से मिलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यानी घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होगी, ठीक है, घास वहाँ पर बढ़ेगी। आप इसको डेली लाइफ से देख सकते हैं। इससे मैं आपको रिलेटेड एक बेहतर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बाहर, कि जैसे कि मान लीजिए जब कीड़े वगैरह होते हैं खेत में लगते हैं तो लोग उसको मारने के लिए कूदते हैं कि जैसे कि आपकी सब्जी नुकसान ना हो, बाकी चीज़ें नुकसान ना हो, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो नुकसान ना हो। लेकिन क्या सचमुच में कीड़ों से आप भगवान से अगर ये मनाए कि कीड़े पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। अगर ऐसा आप करेंगे तो जो अननेसेसरी जो ग्रास जनरेट होती है कहीं भी आपके यहाँ पे, आपके घर से कहीं दूर भी, क्योंकि आप सिर्फ अपने खेत में या जहाँ पर आप फार्मिंग करते हैं वहाँ पर आप इसको साफ करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर अननेसेसरी कंटिन्यूस ग्रास ग्रो कर रही है, घास बढ़ रही है, वहाँ पर अगर कीड़े नहीं खाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाएंगी, पूरा जंगल पूरी धरती पर मतलब पूरा कवर कर लेगा घास, ठीक है, क्योंकि घास ग्रोथ करने की जो रेट होती है बहुत फास्ट होती है। तो ये जो कीड़े हैं उनको खाते हैं, उनको पचाते हैं और उनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए सभी कीड़े भी इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, है ना। तो आपको उनको उनकी वैल्यू जीरो है ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हु डिस्कवर्ड द सेल, तो फेमस है, क्लास 9 का ही क्वेश्चन है और इसके पहले भी है, क्लास 8 में भी है। तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था सेल को। तो इसमें डिस्कशन करने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर होता है। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा, तो वहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया अपने हाथ से उसके गाल पे, तो उसके गाल ने भी उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे लगाया। अगर उसके गाल ने मेरे हाथ पे फोर्स नहीं लगाया होता तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता। अगर मेरे हाथ में कुछ फील हो रहा है तो इसका मतलब उसके गाल ने भी हमारे हाथ पे फोर्स लगाया। अब देखिए, मैंने हाथ उसके गाल पे फोर्स लगाया था दूसरी साइड, और उसके गाल ने हमारे हाथ पे थप्पड़ लगाया दूसरे साइड, ठीक है। बोथ गोज इन बाई डायरेक्शनल, ओके। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वन आल्सो, कि न्यूटन का थर्ड लॉ। एक और एग्जांपल है इसका, कि जैसे कि नाव जब पानी में होती है, आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो नाव पीछे साइड जाती है और आप आगे साइड जाते हैं, तो यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि आप आगे जा रहे हैं इसलिए नाव पीछे जा रही है, क्लियर। चलिए, और जब आप चलते हैं तो भी यही प्रोसेस होता है। फिर चलने के टाइम पे भी आप जमीन को पीछे धक्का देते हैं, जमीन आपको आगे की तरफ धक्का देती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सेम और अपोजिट, यानी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्क डन अपॉन अ बॉडी इज, यानी जो किसी बॉडी पे जो कार्य हो रहा है वो क्या होता है, तो वर्क जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको याद रखना है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि W इज वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये होता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, FS cos थीटा देता है, और यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, क्लियर, तो इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट इसमें से कौन नहीं है। तो पावर के कुछ फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है E जो होता है एनर्जी जो होती है, क्योंकि यहाँ पे जूल है इसलिए हम एनर्जी ले रहे हैं, ये होता है वर्क, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम P लेते हैं, P पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटू T होता है, पावर इंटू टाइम। अब पावर की यूनिट क्या क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं। पावर की यूनिट होती है आपकी वाट होती है, या किलो वाट भी हो सकती है, बड़ी यूनिट किलो वाट होती है, किलो कोई यूनिट नहीं होती, किलो एक मल्टीप्लायर है। और अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आवर से, चलिए सपोज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आवर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो हो जाएगा किलो वाट आवर। तो ये किलो वाट आवर किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई एनर्जी की। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है शक्ति की, यानी पावर की, तो पावर की यूनिट ये नहीं होगी। बाकी की बात, ये तो वाट तो पावर की यूनिट होती ही है, ठीक है। यानी यहाँ पर सही आंसर आपका किलो वाट आवर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सी नहीं है, ये नहीं है। कौन कौन सी होती है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाट है इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे जूल पर आवर अगर हम देखें तो इसी यूनिट से, इसी से क्या बनेगा हमारा जूल पर आवर। अगर हम इसी को कर दें, ई को हम लिख ले जूल और टी को लिख ले टाइम, तो यहाँ पे आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर, तो ये हो जाएगा पी। तो जूल पर आवर यूनिट पावर की है। अब देख सकते हैं इधर पावर है, इधर यूनिट है जूल पर आवर, तो ये यूनिट है। और अगर किलो जूल पर आवर है, तो किलो तो सिर्फ मल्टीप्लायर होता है, यानी 10⁻3, तो ये भी यूनिट होगी। और जूल पर आवर है तो यहाँ पर आवर की जगह सेकंड भी लिख सकते हैं, तो ये वाली भी यूनिट पावर की होगी। तो ये जो तीनों हैं ये यूनिट हैं किसकी, पावर की यूनिट हैं। तो पावर की यूनिट कौन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, जब कोई एप्पल ऊपर पेड़ से नीचे गिरता है तो कौन खींचता है, एप्पल धरती को खींचता है या धरती एप्पल को खींचती है, यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ भी आपका जो लॉ लग रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ लग रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके हिसाब से दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इस फार्मूले से निकलता है, फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे R डिस्टेंस होता है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और यहाँ पे M1 मास होता है एक ऑब्जेक्ट का, M2 मास होता है अलग ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि कौन किसकी तरफ खींचा, दोनों का जो फोर्स और डायरेक्शन होता है, दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन बस अलग अलग होता है। एक अपने साइड खींचता है, एप्पल अपने साइड खींचेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने साइड खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली अर्थ अट्रैक्ट एप्पल, ये गलत हो जाएगा, ओनली एप्पल अट्रैक्ट अर्थ गलत हो जाएगा, बोथ अट्रैक्ट, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नॉन अट्रैक्ट ये वाला ऑप्शन तो कोई नहीं खींचता एक दूसरे को, तो गलत हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज, तो ये बात आपको छोटे में ही सिखाई जाती है कि द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज एन इलिप्टिकल एंड दिस इज सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई। आपने केपलर का भी नियम पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है, केपलर का नियम 8th क्लास में था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो ए इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, किसी भी इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम जूम कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसमें दोनों, यहाँ पे देखिए जो सन की बात कर रहे थे, तो सन सिचुएटेड होगा वन ऑफ द फोसाई पे, तो यहाँ पे एक दूसरा फोसाई है, तो 2 फोसाई हैं, ठीक है, 2 फोकस होते हैं किसी भी इलिप्स के। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट होता है किसी भी प्लेनेट का, वो इलिप्टिकल होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी, इलिप्टिकल। इसीलिए क्या होता है कि कभी जो ठंडी मौसम, गर्म जो मौसम चेंजेस होते हैं वो इसी वजह से होता है, ठीक है। जो अर्थ सन के अराउंड इस तरीके से मूवमेंट करती है, तो ठंडी गर्मी बरसात के मौसम भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल ऑफ एयर मूव्स, यानी जब कोई भी ध्वनि तरंग
मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी मान लीजिए ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, और ये डायरेक्शन है वेस्ट। साउंड वेव कैसी ट्रेवल होती है? साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं चलती है, वो चलती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में। यानी यही जो पार्टिकल होते हैं, अगर एक पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल कभी इधर, ठीक है, पार्टिकल कभी इधर, तो वही पार्टिकल कभी इधर मूव करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाथ, यानी साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी इस तरीके की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। इसलिए पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ईस्ट टू वेस्ट ही पार्टिकल का मूवमेंट भी होगा, यानी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो साउंड वेव में इसका आंसर यही होगा, क्योंकि साउंड वेव के मोशन भी ऐसा होता है, उसका पार्टिकल ऐसा होता है। अगर ट्रांसवर्स जो होता तो उसका डायरेक्शन कुछ ऊपर नीचे करके इस तरीके से होता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट ना होकर नॉर्थ टू साउथ होता। लेकिन तब जब वो ट्रांसवर्स वेव, यानी अगर कोई लाइट वेव होती तो लाइट वेव हमेशा इस तरीके से चलती है, साउंड वेव हमेशा इस तरीके से चलती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में। कहीं पर सारे पॉइंट एक जगह होंगे और कहीं पर पॉइंट बहुत रेयर होंगे, ठीक है। हवा की कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यानी दबाव और उसके सघनता और विरलता से के माध्यम से जो एनर्जी होती है ट्रांसफर होती है हमारे जैसे कि जब कोई बोलता है और जब कोई सुनता है, तुम दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज ग्लास रॉड ड्रॉप्ड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ देन। अब ये क्वेश्चन जो होता है, मैंने अपने भी जो बच्चे हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है किस तरीके से, कि याद रखना है कि जो ग्लास रॉड है, आप ग्लास रॉड की जब हम बात करते हैं, दो चीज़ें याद कीजिए। यहाँ पे सिल्क क्लॉथ रहने दीजिए, आप रबर याद कीजिए। तो जो रबर होता है, इरेजर होता है जो आप देखते हैं, क्या उसको आप तोड़ सकते हैं, बट दो चीज़ें मैं आपको देता हूँ। एक मैं देता हूँ आपको ग्लास रॉड, ठीक है, जस्ट एक ट्रिक याद रखिएगा। एक ग्लास रॉड दिया, एक रबर दिया, तो ये रबर को आप तोड़ के, ये रबर तो खुद ही माइनस जैसा दिख रहा है, दिस इज अपीयरिंग लाइक अ माइनस साइन, ठीक है, माइनस के जैसा दिख रहा है रबर। और ये जो ग्लास रॉड है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक करने के बाद इस रॉड को मैं प्लस बना सकता हूं। थोड़ा गंदा एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए अगर आपकी मदद करता है तो काफ़ी है। क्योंकि ग्लास रॉड तोड़ के इस तरीके से प्लस बनाया जा सकता है, बट रबर तोड़ के आप प्लस नहीं बना सकते। तो ग्लास रॉड हमेशा कौन सा चार्ज देती है रब करने के बाद? पॉजिटिव चार्ज देती है। और रबर कौन सा चार्ज देता है? हमेशा माइनस चार्ज देता है। अब रबर की जगह जो भी चीज़ मटेरियल आ जाए वो माइनस चार्ज ही एक्वायर करेगा, माइनस चार्ज ही लेगा। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और रेशम के कपड़े पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव। क्योंकि कांच की छड़ को हम तोड़ के इस तरीके से हम पॉजिटिव साइन बना सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर होगा आपका कि कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो तथा कपड़ा तथा दोनों धन आवेशित अर्जित कर लेते हैं, तो ये गलत होगा। बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ हैज द निगेटिव चार्ज, तो यही आपका सही आंसर होगा कि जो ग्लास रॉड होती है, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ तो क्षण पॉजिटिव हो जाती है और कपड़ा निगेटिव हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द अर्थक्वेक एंड रिलेटेड फिनोमिना इज कॉल्ड। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस जो कनेक्टेड है, अच्छा ब्रांच ऑफ साइंस से मैंने एक एक वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सभी ब्रांच ऑफ साइंस से रिलेटेड वीडियो हैं और इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो आप उस ब्रांच ऑफ साइंस के वीडियो को देखिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई हैं आपको याद रखने की ब्रांच ऑफ साइंस को, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतावेश, मतलब इसमें आप जब चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं अवस्था में, जो चार्ज होते हैं अगर स्थिर अवस्था में, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं, जब पढ़ाई होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, आंखों के बारे में पढ़ते हैं, आंखों की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्मोलॉजी की, तो जो सिस्मोलॉजी होता है ये होता है भूकंप विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं। क्योंकि और इसको देखिए जो भूकंप आता है तो उसको नापते हैं सिस्मोमीटर से, सिस्मोग्राफ, और जो ग्राफ बनता है उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ, और जो तरंगे यूज की जाती हैं उसको बोलते हैं सिस्मिक तरंगे। तो इस जो सिस्मिक वर्ड है डायरेक्ट भूकंप से रिलेटेड है, अगर आपको पहले नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जियोलॉजी, तो जियोलॉजी पूरे जियोमेट्रिक जियोग्राफी के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भूगोल पे कौन सा इन्वायरमेंट कहाँ पे कैसा होता है और कैसे चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। जियोलॉजी है ना, जेड नहीं है यहाँ पे, जी है, तो जी मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ, तो आप इस बात को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ, स्टार्स किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? नहीं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट में बताता हूँ कि कैसे आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार जो होते हैं, आंसर तो आपको खुद ही दिया हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम। लेकिन क्यों हाइड्रोजन हीलियम? हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होके और हमेशा हीलियम का एटम बनाते रहते हैं, साथ में यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो साथ में इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि यही प्रोसेस होता है सन में, और सन भी एक स्टार है। इसी प्रकार से और भी जितने स्टार होते हैं सभी में सेम प्रोसेस होती है। जो हाइड्रोजन है कन्वर्ट होते रहता है हीलियम में, साथ में खूब सारी एनर्जी भी निकलती रहती है। तो यही दोनों गैस होती हैं, और ये हाइड्रोजन जो है काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, हीलियम भी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ही गैसेस होती हैं किसी भी स्टार में, जो इंटर कन्वर्टेड होती हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एटम आपस में मिल रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है कि सन में कौन सी रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होती है, संलयन जिसको बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? तो जो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज तो एटम भी डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल पहले वहाँ पे डाल्टन थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे आया था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बाकी पढ़ी गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि पार्टिकल का जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो उसको हम अभी भी एटम ही बोलते हैं। लेकिन अभी जो नई थ्योरीज आ रही हैं उसके हिसाब से डिवाइडेड हो चुका है। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ सकता है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको भी चेंज किया जा सकता है, कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सिंपली अगर सबसे छोटा कण पूछ रहा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण, तो यहाँ पर परमाणु होता है, ठीक है। हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते हैं, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बेसिक लेवल पे पढ़ें तो एक परमाणु हो सकता है, यानी एक परमाणु यहाँ पर एक आंसर होगा, यानी एक एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन इन विच 2 और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर्स टेक पार्ट, यानी ऐसा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीमर्स पार्ट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन तो सिंपल होता है कि कोई एक मोनोमर होगा, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट होती है, और वही यूनिट बार बार रिपीट होती है। बट अगर एक से ज़्यादा है तो उसको कोपॉलीमर बोलेंगे, यानी पॉलीमर में भी पॉलीमर तो कोपॉलीमर, यानी दो लोग एक साथ मिलकर बना रहे हैं। चेन पॉलीमर तो एक ही प्रोसेस है कि पॉलीमराइजेशन में ही चेन बनती है। होमोपॉलीमराइजेशन मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका कोई शब्द नहीं है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन, इसको ये भी जेन्युइन शब्द नहीं है, तो इसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। को का मतलब होता है हमेशा दो लोग साथ में, तो को का मतलब यही होता है, तो इसका सही आंसर यही होगा, कोपॉलीमराइजेशन। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और ये जो टर्म है ये क्लास 10th का है, ठीक है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्लास, जिससे आप इसको अगर आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता तब जाकर रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल बायोपॉलीमर इज, न्यूट्रल बायोपॉलीमर कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखिए टेफ्लॉन, नियोप्रीन और नायलॉन 66, यहाँ पे ये जो होते हैं सभी केमिकल पॉलीमर होते हैं, ठीक है। ये केमिकल पॉलीमर होते हैं, केमिकली इनको डिजाइन किया जाता है, केमिकली इनका प्रिपेयर किया जाता है। नियोप्रीन जो है ये भी है, और नियोप्रीन के साथ है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन नेचुरल होता है, यहाँ पे नियोप्रीन नेचुरल नहीं होता। लेकिन बायोपॉलीमर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बायोपॉलीमर एक ही होता है, और सीधा आंसर इसका डीएनए, ठीक है। डीएनए जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये भी, इसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं इसमें, और पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और ये पॉलीमर ही होता है, पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेन होती है, तो ये बायोपॉलीमर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक ऑफ डीडीटी एज पेस्टिसाइड, डीडीटी का क्या ड्रॉबैक है पेस्टिसाइड के रूप में? तो जो डीडीटी वैसे तो अब बंद हो गया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि इसका डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होता। बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड जो आज यूज करते हैं पेस्टिसाइड के रूप में, उनका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है, बट ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो मान लीजिए जैसे कि ग्रास में गया, तो ग्रास में मतलब अगर आपने खेत में यूज किया तो सब्जियों के ऊपर से ऊपर जानवरों, छोटे छोटे कीड़ों में जाएगा, और उन कीड़ों को जो बड़े जानवर खाते हैं उनमें जाएगा, उनसे फिर बाकी दूसरे जो जानवर खाते हैं उनमें जाएगा। तो ये प्रोसेस चेंज चलती रहती है, वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होता, ठीक है, और काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट होता है। और साथ में यही प्रोसेस ह्यूमन में होती है, अगर ह्यूमन उसी सब्जी को खा रहे हैं तो उनके अंदर भी बॉडी में जाता है, ठीक है, और ह्यूमन से बाकी जो जानवर अगर उससे कनेक्ट होते हैं, खाते हैं, तो वो भी सब उसमें प्रभावित होते हैं। और अगर यही जो पानी जब आप सिंचित करते हो तो पानी बाद में जाके मिल जाता है किसी साफ पीने वाले पानी में, जहाँ से लोग पानी पी रहे हैं, तो उस पानी के साथ और भी कई सारे जीव में चला जाता है। तो
ये कारण क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, इट इज़ नॉट ईजिली रैपिडली डिग्रेडेड इन नेचर, यानी जल्दी डिग्रेड नहीं होता, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इट इज़ लेस इफेक्टिव देन अदर, ऐसी कोई बात नहीं है, हाईली इफेक्टिव होता है, काफ़ी पोल्यूटेड होता है। इट्स हाई कॉस्ट, ऐसा भी बात नहीं है, हाई कॉस्ट नहीं है, प्रोड्यूस में आसानी से मिल जाता था। इट बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, सही आंसर होगा आपका कि ये डिग्रेड जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस रिलीज्ड इन भोपाल ट्रेजेडी वाज, तो अगर एमपी का कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें भोपाल त्रासदी ना पूछी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि मेथाइल आइसोसाइनेट इस गैस के रिलीज होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है? सेचुरेट का मतलब होता है वो जो कार्बन पूरा सिंगल बॉन्ड से, जिसमें सिर्फ ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। यानी अब ये लोग फर्दर कोई भी हाइड्रोजन कोई भी एटम लेने के लिए तैयार नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी जितना ले सकते थे उतना इन्होंने कैरी किया हुआ है। ठीक है, अब सेचुरेटेड क्या, ये सेचुरेटेड हो गए। अनसेचुरेटेड होते हैं जैसे जैसे जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनको फर्दर हाइड्रोजन अलग से कनेक्ट किया जा सकता है, फर्दर इनको सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करके और भी एटम्स इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो ये सैचुरेट नहीं है, इनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इनकी जो भूख है वो खत्म है, तो इनको बोलते हैं इनको सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले इनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मैंने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी ए वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये ऐसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ऐसा, अगर इसको मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसकी बात कर रहे हैं हम, ए कंपाउंड कैसे अनसेचुरेटेड है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी सेचुरेटेड है और कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन को ब्रेक करके इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं तो ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस कार्बन के साथ कोई और जुड़ जाएगा, तो भी ये कैसा रहेगा, ये सैचुरेटेड में ही काउंट होगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट। तो अभी जो क्लास 10th है उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है और ये सिलेबस है क्लास 11th का, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पहले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे इसलिए इनकी पॉसिबिलिटीज़ होती थी, लेकिन आप एज्यूम करके ना चलिए, आपको इनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर है पेंटेन। पेंटेन का मतलब कार्बन के 5 एलिमेंट 5 एटम यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे पहला है 2 मेथिल 3 एथिल, तो हम यहाँ पे चलिए 2 मेथिल यहाँ पे हम लगा देते हैं। मेथिल मतलब 1 कार्बन और एथिल का मतलब यहाँ पे 2 कार्बन, 2 मेथिल यहाँ पे 3 एथिल। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो इसमें कोई गलती नहीं है। कार्बन की चेन हम किस तरीके से करते हैं, जो भी ब्रांच चेन है वो सबसे कम नंबर पे आए, तो यहाँ पे हम 1 2 3, अब इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, तो हम इधर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम रास्ते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5, और अगर इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 मेथिल एंड 3 एथिल, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 4-5 इधर लेते तो इधर एथिल आ जाता। ठीक है, यानी पहला वाला सही है, पहले वाले में कोई गलत नहीं है। दूसरे वाले की बात करें 2 एथिल 3 मेथिल। ठीक है, तो 2 एथिल 3 मेथिल के केस में क्या होता, मान लीजिए एक कार्बन कार्बन की आपकी पूरी चैन है और 2 एथिल हम आते हैं, यानी यहाँ पर हमने लगा दिया C और इसी के साथ हमने लगा दिया यहाँ पे C। ठीक है, 2 एथिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 मेथिल, यानी यहाँ पर हमने लगा दिया अगेन एक C। तो इस कंडीशन में पेंटेन, तो पेंटेन की बात करें यानी जो मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो रही है। इस क्वेश्चन में हम आपको ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10th अप टू क्लास 10th का सिलेबस में नहीं है और इस सेशन में आएगा भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये लोग देते हैं तो फिर वो थोड़ा गलत होगा। ठीक है, अप टू क्लास 10th इन्होंने कहा है और क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हालांकि एमपी बोर्ड का एग्जाम है, एमपी बोर्ड में भी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अब एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक लग रही है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया 3 इथाइल 2 मेथाइल पेंटेन, ये क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन की जो पेंटेन की जो चैन है ये इस तरीके से हो जाएगी, 5 कार्बन के चैन होंगे। अगर हम 3 इथाइल लगाते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन लगेंगे
और इस तरीके से 2 मेथिल अगर हम लगा रहे हैं कहीं पे भी, मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे अगर लगा रहे हैं 2 मेथिल, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं एक C लिख सकते हैं इस तरीके से 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे 4 5 इसको भी लिख सकते हैं, 4 5 इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो उस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पर जो पोर्शन है C का, C यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो एक जो चैन हो सकती है दोनों तरीके से ले सकते हैं, 3 एथिल भी हो सकता है और यहाँ पे 2 पे मेथिल भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पर अगर हम ये बात करें 3 एथिल और 2 मेथिल की, तो इस कंडीशन में आप अगर ध्यान से देखें तो एक ही कार्बन की चैन बनती है, या तो ए वाली इस तरीके से बनेगी और या तो आपकी ए वाली चैन बनेगी। तो कम से कम ब्रांच वाली चैन लेते हैं हम, तो इस कंडीशन में ये नेम गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में हमको इसको जो ब्रांचिंग करनी पड़ेगी वो इस तरीके से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो इसको सिर्फ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3 एथिल पेंटेन, तो 3 एथिल 2 मेथिल इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पर ये होगा कि ये जो नाम है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटरिक एसिड, यानी आइसोब्यूटरिक एसिड है अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा। तो एक है C, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया C++OH, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी ये वाला कार्बन यहाँ से निकल के जा रहा है दूसरी जगह, तो क्या बचेगा। तो यहाँ पे 3 C बचेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी विद्युत ऋणात्मकता सही क्रम क्या है। तो आपको अगर थोड़ा ऑर्डर पता हो, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, और ऑक्सीजन देखिए जब हम यहाँ से जाते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। नाइट्रोजन यहाँ पे पहले आता है 15 में और ऑक्सीजन आता है 16 में, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, ठीक है। और तो इस तरीके से वो आगे आएगा और यार यहाँ आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, जो इसमें भी हो सकता है इसमें भी। अब फास्फोरस और सल्फर की बात करते हैं, तो फास्फोरस का जो साइज होता है और जो सल्फर का साइज होता है दोनों में फ़र्क होता है। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और सल्फर के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ़र्क होता है। सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। तो अगर हम यही बात करें तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हुई? सल्फर की अधिक हुई, और यहाँ पे फास्फोरस की कम हुई। लेकिन जो पहले के लाइन में है इनका नंबर आगे आएगा, इनका नंबर पीछे आएगा, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर इसके बाद आएगा सल्फर, और फिर उसके बाद आएगा फास्फोरस। तो आपका ए वाला आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, यानी वैद्युत संयोजी बंध कब बनते हैं, आयनिक बंधन कब बनते हैं। तो आयनिक बंधन तब बनते हैं जब कोई पूरी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार हो, यानी Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ने के तैयार हो, और एक कोई ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार हो, तो उसको तब जाके ये दोनों मिल के फिर बनाते हैं NaCl। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। तो उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, जब दोनों मिलेंगे तब यहाँ पे बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो मास का कंजर्वेशन है सब में लगता है, किस में नहीं लगता है। देखिए लगता तो सब में है, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे पूछा है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया है, आपने पढ़ा होगा इसको, क्लास 9th में है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों प्रकार के रिएक्शन जो होते हैं तो मोस्टली यहाँ पर इसी के ही पार्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है और फिजिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है, बट वहाँ पे भी ये प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका आंसर हो सकता है, बट एक्चुअली सही आंसर इसका कोई भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे पॉसिबल आंसर देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो मास होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होता है, बाकी चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती हैं, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती हैं, लाइट के फॉर्म में रिलीज होती हैं, और रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती हैं, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती हैं। तो ये जो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट हैं वो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E=mc², यानी टोटल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास का नहीं लगता। बट
एक्चुअली बात करें तो इसमें लगता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से आपका ये सही आंसर न्यूक्लियर रिएक्शन ही होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके दूसरे बाई प्रोडक्ट में। तो ये हमारा था पहला वीडियो, और आपकी इसके बाद हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि ब्रांच ऑफ साइंस आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको अगले एग्जाम में उससे बन जाएगा। लिंक में मैं आपको बाकी सारी डिटेल दे दूंगा, वहां से आप हमसे और भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ में बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।